हाय गाइस। सो बेटा इससे पहली वाली वीडियो में आप लोगों ने स्टडी की लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। ठीक है, हमने ऑक्टेट थ्योरी से पहले आयनिक बॉन्ड के आयनिक कंपाउंड्स के कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी। ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन किया था और मैंने ये भी बोला था कि कुछ लेटेस्ट एनर्जी का पार्ट पीछे मैं दोबारा कराऊंगा जैसे हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस से मूव करेंगे। तो इस वीडियो में ये सेकंड पार्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स वाला वीडियो है जिसमें आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था वहां पे कि लेटिस एनर्जी इंक्लूड होती है, टोटल एनर्जी दैट इज लेटिस एनर्जी इंक्लूड होती है। वो लेटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों पूरी तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ही काम नहीं चलता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में ये वीडियो डिटेल में डिस्क्रिप्शन में जाएगी। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं अगर टॉपिक की बात करूं, एक तो लेटिस एनर्जी, फिर हाउ टू कैलकुलेट दिस लेटिस एनर्जी, है ना, एक लेटिस एनर्जी एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस लेटिस एनर्जी, दो पॉइंट है। ठीक है, तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करें। देखो हमने आयनिक कंपाउंड में क्या पढ़ा था बेटा, हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसे मैं क्विक रिवीजन में जाऊंगा कि एक कैटायन होगा एंड एक बेटा एनायन होगा, यही डिस्कशन था। जब कैटायन कब फॉर्म होता है, जब कोई भी मेटल, कोई भी एटम अपनी नॉर्मल गैसियस स्टेट से, है ना, क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, M+ की फॉर्म में आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोल देते थे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और जो कभी अगर एनायन कैसे फॉर्म होता है, कोई भी नॉर्मल गैसियस एटम है अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो वो M- की फॉर्म में आ जाएगा, गैसियस आयन बना रहेगा। और यहां जो एनर्जी रिलीज होगी, कभी कभी रिलीज भी होती है, कभी कभी देनी भी पड़ती है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, उसको बोल देते थे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। माइंड इट, एक वेरी इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें यहां बता देता हूं, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ठीक है, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएंगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों अलग अलग काम है। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, दोनों अलग अलग चीजें। कैसे, केवल आयोनाइजेशन एनर्जी की बात तब कर सकते हैं, इसी के लिए इसे आयोनाइजेशन एनर्जी, जो यहां से एनर्जी हमें देनी पड़ी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जो हमें इसमें एनर्जी देनी पड़ी, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कब बोलूंगा, जब बात हो रही हो बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, जब मेरी रिएक्शन एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हो रही हो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब हो रहा है जब रिएक्शन के और पास सराउंडिंग में टेम्परेचर हो 0 केल्विन, फिक्स्ड है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है फिर, कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन, और देखो प्रैक्टिकली ये 0 केल्विन इतना आसान नहीं होता है, रिएक्शन बोलना आसान है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, लेकिन ये आसान नहीं होता है, इसीलिए टेम्परेचर इससे थोड़ा सा हाई ही होगा। जैसे ही हाई जाता है तो इसमें क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ जब हीट कैपेसिटी का टर्म इंक्लूड हो जाता है, किसका टर्म, कैमरे में दिख तो रहा है आपको साइड तक, ठीक है, किसका टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है बेटा, हीट कैपेसिटी का। और सबकी हीट कैपेसिटी अपनी अलग अलग होती है, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, दो जगह निकाल सकते हैं। क्या होता है वैसे हीट कैपेसिटी, चलो डेफिनेशन बता ही देते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और बाय 1 केल्विन, 1 डिग्री से बढ़ाना है, चाहे वो केल्विन में हो चाहे सेल्सियस में हो। चेंज सेल्सियस में 1 से हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केल्विन में 1 से हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसे 273 केल्विन रफली बोल देते हैं, वैसे 273.15 केल्विन होता है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस है तो उसे 274 केल्विन बोलेंगे। यहां भी 1 का ही चेंज किया है और यहां भी 1 का ही चेंज हो रहा है, 273 से 274, इसलिए चेंज में ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। बस अंतर क्या होता है
कि 1 से चेंज हुआ है, सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे बोलेंगे? द समेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी विद हीट कैपेसिटी, ठीक है, वो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये जनरली ये ही कैलकुलेट प्रैक्टिकली की जाती है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हो तो उसका मतलब है वो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये जो निकल रहा है एटम, ये कब निकल रहा है? जब इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, दैट इज 0 केल्विन है। समझ में आ गया? यही अंतर नीचे रहेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या अंतर रहेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी टेम्परेचर की बात होगी, यहां पे भी क्या होगा? हीट का टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज सी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कभी पी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, लेकिन ये फिक्स्ड टेम्परेचर पे निकाला जाएगा, ठीक है, हीट कैपेसिटी। और यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी की जब बात होगी तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर फिक्स्ड होगा, यहां पे किसी भी टेम्परेचर को निकाल सकते हैं। तो तुम्हारी समझ में एंथैल्पी और एनर्जी का डिफरेंस आ गया, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। क्लियर? एक मुझे ये छोटा सा पॉइंट तुम्हें बताना था। अब मैं अगर एंथैल्पी बोलूंगा तो एनर्जी से अलग समझना है उसे। अभी तक मैंने मेरी जो 3rd चैप्टर की वीडियोस थी उसमें एनर्जी और एंथैल्पी को बता दिया था कॉमन, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा होती है। जैसे जैसे चीजें खुलती जाएंगी, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम ओपन करते जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज तुम बोलोगे कि इतना एक साथ पढ़ना कैसे हम कवर करेंगे। इसलिए सब चीजें जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे। अब एंथैल्पी समझ में आ गई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हमेशा एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं H से, तो जो यहां पे चेंज इन एंथैल्पी होगा उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? डेल्टा H। आयोनाइजेशन है इसलिए I। तो तुम्हें पता है जब हम किसी को एनर्जी देते हैं तो रिएक्शन क्या होती है? क्या होती है? एंडोथर्मिक। तो डेल्टा HI हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकालने वाली जो प्रोसेस है इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बट इट कुड बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समटाइम्स मे बी एंडोथर्मिक, मे बी एक्सोथर्मिक। इफ एंडो देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा H easy may be positive, and if exothermic then delta H easy may be negative। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगी, एक एक चीज डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगी, देखो जब हम इसमें पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जब हम इसमें पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं मतलब डेल्टा H easy 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो M माइनस बना, तो इसमें तो एनर्जी रिलीज होती है, इसमें तो एनर्जी क्या होती है बेटा? रिलीज होती है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज डेल्टा H easy 1 की वैल्यू आएगी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, फिर से प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं मैं इसमें, ठीक है, तो बेटा ये क्या बन जाएगा? Mg2 माइनस। अब देखो यहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ये इतनी आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, ये रिपल्स करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन पहले से नेगेटिव चार्ज है इस पे, ये क्या करेगा? आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करेगा। मतलब अब मुझे अपने आप से एनर्जी इंक्लूड करनी पड़ेगी, इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो सेकंड जो डेल्टा H, ये वाले स्टेप के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी, दैट इज सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई, ये एक्सोथर्मिक। समझ में आ गया? तो दोनों ही चीजें इसमें पॉसिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब मिटा दूं, चलो ये सब चीजें अब तुम्हारे समझ में आ गई। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ते हैं, और वो एग्जाम्पल होगा बेटा सोडियम क्लोराइड का। किसका एग्जाम्पल होगा? वो सोडियम क्लोराइड का, दैट इज NaCl सॉलिड। Cl के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कैसे बनता है सर? Na गैसियस फॉर्म में, ठीक है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Na प्लस बनाएगा, इलेक्ट्रॉन बन गया जी। ऐसे ही Cl गैसियस एटम है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा सर, और ये Cl माइनस बनाएगा गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में। यहां इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात होगी, दैट इज डेल्टा HI की बात होगी। और यहां इलेक्ट्रॉन
ऐड हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात होगी, दैट इज EGE की बात होगी, और वो सर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा एच EG से। ठीक है, किससे? डेल्टा एच EG से। क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए डेल्टा HI की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू होती है 495.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जब हम 1 मोल NaCl बना रहे हैं, मतलब हमारे पास एक ही Na है, तो पर मोल इसलिए इंक्लूड हुआ है। ठीक है, अगर यहां पे 2 Na होते तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते, तो इसका डबल हो जाता। ठीक है, तो पर मोल इतना निकलता है। ऐसे ही डेल्टा एच EG बात करोगे बेटा तो यहां आती है -347.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, लगभग इतनी एनर्जी इसमें से क्या होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस से निकलती है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, दैट इज टोटल, मैं बोल दूं कि भाई ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो हमारे पास गैस ये बन जाएगा, है ना। अब यहां से Na+ और Cl- ऐड हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो NaCl सॉलिड का लैटिस बन गया सर। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी कितनी आ गई? इन दोनों को ऐड कर दो, 495.8 प्लस माइनस ऑफ 347.8। ठीक है, यूनिट तो कॉमन ही चलेगी दोनों की, किलो जूल दिख रहा है ना, उतना जितना मैंने लिखा है। ठीक है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, ऐड करोगे क्या आया? जल्दी बताओ बेटा। 0, 15 में से 7 गए तो 8, देन 8 - 4 दैट इज 4 एंड इट्स 1। पॉजिटिव आ गया बेटा 148 किलो जूल पर मोल। ठीक है, लेकिन अगर मैं लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल NaCl की बात करूं, मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं सर? क्या बोल गया इंग्लिश में फटाफट? चलो देख, ये बोलना चाहता हूं NaCl का सॉलिड लैटिस बन रहा है, अभी बताया था, Na प्लस गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस, 1 मोल NaCl बन रहा है। जो एनर्जी यहां पे रिक्वायर होती है, ठीक है, जो एनर्जी वो होती है बेटा, वो वैल्यू लैटिस एनर्जी इसकी आती है कन्वर्जन की, यहां से यहां तक की -78 किलो जूल पर मोल। जब हम फॉर्मेशन कर रहे हैं कितनी आती है? 788 किलो जूल पर मोल। लेकिन यहां पे कितनी आ रही है? 148 किलो जूल पर मोल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी एनर्जी यहां से नेट हमें मिली है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से समेशन करके, दैट इज 148, ये आराम से कंपेंसेट कर पाता है इसको, माइनस को, क्योंकि ये पॉजिटिव में इससे ज्यादा है, आराम से कंपेंसेट करता है, इसीलिए NaCl का स्ट्रक्चर बनता है, आराम से कंपेंसेट करता है क्योंकि ये ज्यादा है। ठीक है, अब सर ये लैटिस एनर्जी का चक्कर ये आई कैसे? ये प्रैक्टिकल वैल्यू आई कैसे? ये तो हमने समेशन से निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू आई कैसे? देखो, ये कंपेंसेट कर रहा है, इसी की वजह से NaCl का लैटिस फॉर्म होता है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनता है। कंपेंसेट कर रहा है मतलब जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जब Na में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और Cl 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो वो 148 के अराउंड आ रही है, वैसे 147.1 आती है, लेकिन मैंने रफली कैलकुलेशन किया, तो वो घबराना नहीं है तुम्हें सर आपने गलत करा दिया, मैं तुम्हें रफली करा रहा हूं। ठीक है, प्रैक्टिकल डेटा लेने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि ये -788 होती है, तो इतनी तो मुझे कम से कम चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इतनी एनर्जी दे पाऊं इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, कम से कम इतनी, इससे ज्यादा मिली तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरा 1 मोल NaCl बन जाएगा। वो एनर्जी मैंने दी कहां से? कि सोडियम अपने Na+ में कन्वर्ट हुआ तो कुछ एनर्जी मिली, है ना, फिर Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ तो कुछ एनर्जी मिली, उनके नाम दे दिया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनको ऐड करके देखा तो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था कि वो एनर्जी सराउंडिंग में से मिलती है, मैं बाहर से एनर्जी ला रहा हूं ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो एनर्जी कंपेंसेट कर रही है, इसलिए लैटिस फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर मैं लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टार्ट करूं, ठीक है, लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से स्टार्ट करता हूं, यहां से तुम्हें नोट्स बनाने हैं। अब जो मैं बोल रहा हूं यहां से तुम्हें सिस्टमैटिक नोट्स बनाने हैं। सो स्टार्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी? डेफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी,
बहुत शानदार टॉपिक है, ठीक है। तो लिखो द एनर्जी which releases during the dissociation of 1 mole of ionic lattice into its gaseous constituent particles is called lattice energy। क्या बोला? द एनर्जी विच रिलीजेस ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक लैटिस इनटू इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। मतलब 1 मोल NaCl ले रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा। 1 मोल NaCl ले रहा हूं, ठीक है। तोड़ा है मैंने, सॉलिड लैटिस होता है NaCl का, तुम्हें पता है। किसमें तोड़ा है? उसके गैसियस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट मतलब एकदम बेसिक यूनिट, जिस ऐसे समझो जैसे ये बिल्डिंग बनी है रूमों से मिलके, रूम बने हैं ईंटों से मिलके, तो बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस बिल्डिंग का क्या हुआ? ईंट, है ना, ब्रिक्स। तो मैं उनकी ब्रिक्स में तोड़ रहा हूं, Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस। जो एनर्जी इनको तोड़ने के समय मुझे सॉरी द एनर्जी विच रिक्वायर, ठीक है, सॉरी बेटा ये मेरे से गलती हुई। द एनर्जी विच रिक्वायर ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक लैटिस इनटू इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। अगर रिक्वायर है, तोड़ना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो बताओ अगर मैं एनर्जी दे रहा हूं तो जो वैल्यू आएगी लैटिस एनर्जी की वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। सीधा सा कॉन्सेप्ट जनरेट होता है दिमाग के अंदर। नाउ सर एक बात बताओ, क्या हम इस डेफिनेशन में, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं वो बात मैं तुम्हें क्यों बताना चाहता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टा पढ़ाते हैं। ऐसे कैसे पढ़ाते हैं? द एनर्जी विच रिलीजेस ड्यूरिंग एसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल ऑफ आयनिक लैटिस from its gaseous constituent particles is called lattice energy। that is कि अगर गैसियस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मुझे उसका 1 मोल NaCl बनाना है तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोल देते हैं? लैटिस एनर्जी। बस अंतर इतना आ जाता है कि अगर ऊपर वाले की वैल्यू प्लस में आ रही है तोड़ने वाले की, क्योंकि एंडोथर्मिक है दे रहा हूं, तो नीचे वाले की वैल्यू जो फॉर्मेशन है वो नेगेटिव में आएगी। और अभी मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें कि जब Na प्लस Cl माइनस से 1 मोल NaCl बन रहा था तो कितनी वैल्यू आ रही थी? -78 किलो जूल पर मोल, जबकि ओरिजिनली लैटिस एनर्जी होती है इसकी प्लस 78 किलो जूल पर मोल। बस अंतर कितना है? जो डेफिनेशन टेक्निकली पहले से हमें मिली हुई है वो ये है कि जब हम तोड़ते हैं उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं और हम जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। ज्यादातर टीचर जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाते हैं वो रीजन हम तुम्हें बता देते हैं कि इस दुनिया में किसी का कुछ बिगाड़ने से अच्छा है किसी के लिए कुछ भला करो, कुछ बनाओ। तो कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इज फार बेटर देन द डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल, इसीलिए इसे उल्टा पढ़ाया जाता है। कैसे पढ़ाया जाता है? द एनर्जी विच रिलीजेस ड्यूरिंग एसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक लैटिस फ्रॉम इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ये तो हो गई डेफिनेशन, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस भी तुम्हें समझ में आ गया। अब हम इसे सर कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो एनसीईआरटी में इतना स्टेटमेंट लिख के छोड़ देता है कि इसका कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है। देयर इज नो डायरेक्ट मेथड अवेलेबल टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, नो डायरेक्ट मेथड अवेलेबल, क्योंकि ये टोटल एनर्जी हो गई। पूरी रिएक्शन में पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, उसके बाद आके वो जो एनर्जी टोटल मिलती है, ठीक है, उससे पता चलता है कि कितनी लैटिस एनर्जी है, वही लैटिस एनर्जी होती है। तो नो डायरेक्ट मेथड इज अवेलेबल टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। तो फिर क्या अवेलेबल है?
जो अवेलेबल है वो केमिकल बॉन्डिंग में तो इंट्रोड्यूस नहीं किया एनसीईआरटी बुक के अंदर, वो इंट्रोड्यूस किया बेटा थर्मोडायनेमिक्स में। तो कुछ थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स हैं, ठीक है, वहां पे एक साइकिल यूज हुई है, दैट इज बॉर्न-हेबर साइकिल। बाय द हेल्प ऑफ बॉर्न-हेबर साइकिल वी कुड कैलकुलेट लैटिस एनर्जी फॉर एनी लैटिस, किसी भी लैटिस के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं उसे यहीं पे पढ़ाऊंगा जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक तो टॉपिक हमारा लैटिस एनर्जी था, दूसरा है बॉर्न-हेबर साइकिल। अब हम बॉर्न-हेबर साइकिल की तरफ मूव कर रहे हैं, चलो। ये क्या है बॉर्न-हेबर साइकिल? देखो बेटा, बॉर्न-हेबर साइकिल स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, वो एक बार मैं शॉर्ट समराइज कर रहा हूं। दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको जरूरत पड़ेगी, वो आपको पता है क्या होती है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच आई से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज डेल्टा एच ई जी, वो भी आपको पता है क्या होती है। इसके बाद हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, ये एक नया टर्म आ गया आपके लिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ। ये क्या होता है? ये होता है बेटा, लिख लो, अमाउंट, इट इज डिफाइंड एज, ऐसे लिखना, डेफिनेशन ही लिख लो, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ, अमाउंट है, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी released during formation of 1 mole of lattice, 1 mole of lattice from its constituent particles present in their elemental form, elemental state or most stable state, ये होती है जी डेल्टा एच एफ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? देखो, Na अपनी ओरिजिनल स्टेट में किसमें होता है बेटा? सॉलिड में होता है, पता है तुम्हें, सोडियम सॉलिड में होता है, ठीक है। क्लोरीन जी एक गैस है, तो Cl2 गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इसका हम आधा मोल ले लेते हैं। तो क्या बनाया हमने? NaCl सॉलिड बनाया। तो जो एनर्जी रिलीज होगी, है ना, एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम डेल्टा एच एफ, दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर स्टैंडर्ड स्टेट की बात हो रही हो तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाती है और यहाँ पे 0 लगा दिया जाता है ऊपर, स्टैंडर्ड स्टेट की बात हो रही है। लेकिन हम स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं अभी। तो सर लेटेस्ट एनर्जी तो भी तो यही थी? नहीं, लेटेस्ट एनर्जी ये थी कि जब हम Na प्लस गैसियस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया था और हम Cl माइनस गैसियस आयन के साथ उसे जोड़ रहे थे, तो हमें 1 मोल NaCl सॉलिड मिल रहा था। तो जो एनर्जी यहाँ पे फॉर्मेशन के समय क्या हो रही थी? रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसको हम बोल रहे थे डेल्टा एच लैटिस, और ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही थी। अगर हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हो, डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो ये एनर्जी पॉजिटिव में आएगी, ये हमने तुमको बता दिया था। तो दोनों में अंतर तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये मोस्ट स्टेबल स्टेट या एलिमेंटल फॉर्म है, वही तुम्हें डेफिनेशन में बताया गया है ना, जब वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट या एलिमेंटल फॉर्म में हो, लेकिन उसको मैंने कन्वर्ट किया किसी और चीज में, तो जो एनर्जी लग रही है उसे हम लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम बॉर्न-हेबर साइकिल की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं बेटा, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट जो जो यूजफुल है आपके लिए। थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, ठीक है, अभी नहीं आता है, लेकिन फिर भी जरूरत है इसलिए बता दिया। थर्मोडायनेमिक्स आई थिंक 6th चैप्टर है एनसीईआरटी में, ठीक है, लेकिन कंपटीशन के लिए अब जरूरत है तो फिर टॉपिक से रिलेटेड आ गया तो बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल दिख रहा है आपको? बॉर्न-हेबर साइकिल मैंने टाइटल डाला है, देख लो एक बार। हाँ दिख रहा है, वाह। चलो सबसे पहले हमारे पास Na
सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल किसके थ्रू समझा रहा हूं? NaCl के थ्रू समझा रहा हूं, ये याद रखना। किसके थ्रू? NaCl की फॉर्मेशन के थ्रू। Na सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस हाफ मोल ले लेते हैं Cl2 गैस का, ठीक है। तो एक ही बात हो गई, आधा क्लोरीन है। अब एक एटम तो रिएक्ट करेगा नहीं, तुम्हें भी पता है। एक एटम हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि पहले से Cl2 में होगा, बाद में हम इसे तोड़ लेते हैं एक एटम में, वो बात अलग है। लेकिन पहले क्लोरीन हमेशा अपना मॉलिक्यूल बना के रखता है, ठीक है, क्योंकि गैसियस फॉर्म में तो किसी के साथ किसी ना किसी के साथ जाके घूमता घूमता दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, स्टेबल हो जाता है। तो Cl2 का हमने आधा मोल लिया और हमें मिलता है NaCl सॉलिड। इस जगह, इस कन्वर्जन में यहां से यहां तक जो एनर्जी रिलीज हुई उसका नाम होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज डेल्टा H -411.2 किलो जूल पर। इतनी होती है ये वैल्यू, ठीक है। ये तो हो गई हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो अब मैंने लेटेस्ट एनर्जी क्या डेफिनेशन बताई थी कि NaCl को, एक मोल NaCl को उसके गैस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ देना है, दैट इज हमको लास्ट में ये बच के आना चाहिए Na प्लस Cl-, दोनों गैसियस फॉर्म में। तो यहां तक पहुंचने तक जो टोटल एनर्जी होगी उसे लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। यही तो था। अब ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट इसमें टूट जाएगा, इतनी आसानी से नहीं टूटता है जी। तो जो टूटने के लिए स्टेप्स चाहिए वो पूरे डिस्कस करेंगे और पूरी एनर्जी को, हर स्टेप्स की को ऐड कर लेंगे, हमें वो मिल जाएगा, ठीक है। एक एक करके बेटा पूरे स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? Na सॉलिड को लेके आएंगे किसकी फॉर्म में? Na गैसियस की फॉर्म में, दैट इज Na गैसियस की फॉर्म में लाना है। तो बताओ हम क्या करेंगे? सब्लिमेशन करेंगे। सॉलिड से गैस में अगर कोई चीज कन्वर्ट करनी हो तो क्या करते हैं बेटा? प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन, होता है, आप बताओ, है ना। जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसे बोल देंगे डेल्टा H सब्लिमेशन। ये एनर्जी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? ये एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तभी तो सॉलिड के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे और टूटेंगे। तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू Na सॉलिड को Na गैस में कन्वर्ट करती है वो होती है -108.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये Na किस में कन्वर्ट हो गया? गैसियस में। ये एज इट इज चल रहा है, अभी इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, हाफ Cl2 गैसियस, क्योंकि ये ऑलरेडी गैसियस है। अब ये दोनों बराबर हो गए। फिर हम क्या करेंगे? Na गैसियस से अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। सॉलिड फॉर्म में कभी भी उसमें से उसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, गैसियस में ही निकलता है। तो इसमें से हम इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो हम जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस एनर्जी को, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल इन इट्स गैसियस स्टेट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यही तो होती थी डेफिनेशन। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब माइनस करना है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया जी, हमने एनर्जी दी, मतलब डेल्टा H आई आएगी पॉजिटिव में, और प्रैक्टिकल वैल्यू होती है बेटा 495.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास? Na प्लस गैसियस आयन बन गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, वो हम अलग लिख देते हैं। इसको मैं अब यहां से हटा रहा हूं, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब आते हैं इस पे, Cl2 पे, ठीक है। Cl2 पे, Cl2 के साथ हम क्या छेड़छाड़ करने वाले हैं कि भाई हमें तो एक ही एक ही Cl चाहिए ना। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है और एक मोल ही NaCl बनाना, तो एक ही Cl चाहिए। यहां तो 2 Cl है, हाफ मोल है लेकिन 2 Cl है। तो हम क्या करेंगे? इसके बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे। हाफ मोल है, ये तो 1 मोल Cl हो गया। अगर हाफ मोल है तो जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, उसका हाफ कर देंगे। तो हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 का वो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl, ठीक है। तो हम जो एनर्जी बोलेंगे वो यहाँ पे कौन सी रिक्वायर होगी? दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रिक्वायर होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज डेल्टा H BE। हमें क्या करना पड़ेगा? देनी पड़ेगी, तो वैल्यू पॉजिटिव में होगी, और वो भी हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रिक्वायर होगी, क्योंकि हमें इसका आधे मोल को तोड़ रहे हैं हम, ठीक है। तो 1/2 हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कैसी है? हाफ है। तो मैं यहाँ हाफ लगा रहा हूं,
ठीक है, वो वैल्यू कितनी होती है प्रैक्टिकल, 121 किलो जूल पर मोल। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया जी, अब ये कन्वर्ट हो गया Cl गैसियस में। ठीक है, अब अभी भी काम नहीं चलेगा। अब ये Cl क्या करेगा, Na+ तो मिल गया है, लेकिन अभी हमें Cl- चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, Cl गैसियस को कन्वर्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको ये अपने पास ले लेता है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, है ना, तो एनर्जी निकलेगी और जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आनी चाहिए। तो डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वास्तव में नेगेटिव में आती है, और वो वैल्यू है 348.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आ गई बेटा वैल्यू डेल्टा H, और ये कन्वर्ट हो गया Cl माइनस, किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl माइनस गैसियस में। अब हमें मिल गए क्या क्या मिल गए जी, Na+ मिल गया और Cl माइनस मिल गया। इन दोनों को, ये अभी गैसियस फॉर्म में, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है NaCl सॉलिड। इस फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए NaCl में जो एनर्जी लगती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं लेटिस एनर्जी। मतलब लौट के हमने क्या बना दिया, लौट के बुद्धू घर को आए, यही तो बना दिया। ठीक है, तो देखो, अगर मुझे लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, यहां से लेके NaCl सॉलिड से लेके इस पूरे को है ना ऐड कर दो, पूरे को क्या कर दो, ऐड कर दो। और ये ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूं, ये एक भाई साहब थे जिनका नाम था हेस। ठीक है, वो हेस ने क्या किया, हेस ने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ समेशन। ठीक है, हेस लॉ ऑफ समेशन होता क्या है बेटा प्रैक्टिकली, अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली की, तो ये होता है कि जैसे एक रिएक्शन A to D जा रही है, A से D बन रहा है, मान लो A से D डायरेक्ट नहीं बन रहा है, पहले A B में कन्वर्ट होता है, C में कन्वर्ट होता है, E में कन्वर्ट होता है, फिर D बनता है। तो मैं अगर टोटल एनर्जी निकालना चाहता हूं A से D बनने की, तो उसको मैंने मान लो डेल्टा H टोटल बोल दिया, तो मैं बोलूंगा इस स्टेप को 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, इस स्टेप को 3, इसको 4। तो डेल्टा H ऑफ 1 प्लस डेल्टा H ऑफ 2 डेल्टा H ऑफ 3 सबको जोड़ दो तो टोटल हमें मिल जाएगा। ये हेस ने बोला। ठीक है, ये हेस लॉ है कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन का। क्लियर, तो इसी लॉ को यूज करके हम लेटिस एनर्जी निकाल लेते हैं। लेटिस एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अब मैं यहीं पे बता रहा हूं डेल्टा H लेटिस। ठीक है, क्या करेंगे, सब वैल्यूज को जोड़ दो, डेल्टा H F को जोड़ दो, ठीक है, प्लस डेल्टा H सब्लिमेशन को जोड़ देना, प्लस डेल्टा H I को जोड़ देना, प्लस डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो हमने हाफ लिया उसको जोड़ देना, प्लस नीचे डेल्टा H Eg को जोड़ देना, लेटिस एंथैल्पी मिल जाएगी। क्या हम ये करके देखें, हमें वैल्यू मैंने तुम्हें बताया था ना 788 मिल रही थी, तो वो 788 मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐड करूं, तुम्हारे सामने ऐड करूंगा, हाँ स्पेस, एक काम करता हूं मैं इधर कर देता हूं ये काम। ठीक है, चलो बताओ डेल्टा HF कितना है बेटा, -411.2 प्लस डेल्टा H सब्लिमेशन कितना है 108.4। ठीक है, यूनिट एक साथ लिख देंगे किलो जूल पर मोल। इसके बाद डेल्टा HI कितना है 495.6 प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितना है 121 प्लस, है ना। अब ये माइनस में तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके -348.6 किलो जूल पर मोल, ये यूनिट हो गई। जरा इन्हें ऐड करो, तो तुम इनको ऐड कर दोगे, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है, तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में 788 किलो जूल पर मोल। ये हो गई जी क्या, डेल्टा H ऑफ लेटिस, दैट इज लेटिस एंथैल्पी। ठीक है, अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा लेटिस एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसको सॉलिड में से उठाया और एकदम गैसियस आयन में तोड़ दिया, लास्ट स्टेप यहां तक। इसको रिवर्स भी कर सकते हो तुम,
माइनस वाले प्लस बन जाएंगे, प्लस वाले माइनस बन जाएंगे, तो भी हम लेटेस्ट एंथैल्पी निकल जाएंगे। ये वैल्यू अंतर कितना आएगा, ये वैल्यू 788 प्लस की जगह माइनस में आएगी। तो इस तरीके से हम बेटा कैलकुलेट करते हैं लेटेस्ट एंथैल्पी। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। किसी का भी निकाल सकते हो, बहुत सारे सॉलिड होते हैं, जैसे है ना फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, उनका निकाल सकते हो लेटेस्ट एंथैल्पी। इसके बाद एमजीओ का सॉलिड हो गया, एमजीओ सॉलिड का भी निकाल सकते हो। इसमें क्या होगा, इसमें डबल आयोनाइजेशन एनर्जी और डबल वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज होगी, बस इतना सा अंतर आएगा। लेकिन प्रोसेस तुम्हारे समझ में आ गया, लेटेस्ट एंथैल्पी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए प्रोसेस। प्रैक्टिकल वैल्यू दे देगा तो तुम और अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में बेटा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।